हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शॉर्ट स्वीट और प्यारा चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या है ये हम लोग आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर ज्यादा इलास्टिक है। तो सोच लिया आप लोगों ने जवाब। ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं? रबर ज्यादा इलास्टिक है स्टील से। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत जवाब है बच्चा, गलत जवाब है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक है। तो सॉरी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस चैप्टर में एंड तक बने रहिए। मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जो आज तक आपने शायद प्रॉपर्ली समझा नहीं है। और ये चैप्टर स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे जिसको आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे। आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स में गारंटीड इसमें फुल मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड प्यारा टॉपिक है। स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ये, तो इसमें तो आपको एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली मैं चल रहा हूं इंडेक्स की तरफ। सो इंडेक्स हमारा है पेज नंबर 9 या 10 पे है, तो हम लोग इंडेक्स की तरफ आ चुके हैं। यस, सो दीज आर द कंटेंट्स। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ व्हाट, देखो कहां पर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 6 है अपना, और पेज नंबर 100 पर है ना। पेज नंबर 100 पे जाते हैं तो 10 पेज तो इंडेक्स के ही हैं, तो 110 पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू 110। सो 110 पे हम लोग आ जाते हैं। यहां पे हमारा आ जाएगा चैप्टर विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। सॉलिड्स के ऊपर बात चल रही है, तो सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड्स जो हैं एटम से बने हुए होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स को जब नजदीक लाया जाता है और उससे मिलके जो बनता है उसे कहते हैं सॉलिड। तो बेसिकली वो चीज जो बन रही है वो सॉलिड है, ये पता कैसे चलेगा? उसके पास क्या क्या होना चाहिए कि वो सॉलिड कहलाए। लिसन, उसके बीच में जो फोर्सेस हैं, एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करता है, एक वन सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है। अगर बेसिकली ऐसा हो जाए कि आप उसको ज्यादा एनर्जी दे दें, उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके एटम्स को, तो एटम्स थोड़े दूर हो जाते हैं, नजदीक नहीं रहते, तो फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं, एंड फिर वो लिक्विड और ज्यादा एनर्जी दे दिया तो फिर वो गैस भी बन जाता है। तो लिसन वेरी केयरफुली, सॉलिड जो है एटम से बने हुए हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है, और ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट किस तरीके का होगा ये डिसाइड करते हैं बीच के जो फोर्सेस हैं वो, ठीक है। तो बस ये सब कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं। सॉलिड के पास एक परफेक्ट शेप होता है और साइज होता है, जो कि लिक्विड्स के पास नहीं होता और गैस के पास भी नहीं होता। अच्छा, लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो हो सकते हैं ना, फ्लो बह सकते हैं, गैसेस भी लिक्विड्स भी। तो बेसिकली हम इन्हें एक ही नाम देते हैं, फ्लूइड्स। तो आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, 12th में आप पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो वहां पर गैसेस और लिक्विड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फ्लूइड क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है, जो भी चीज फ्लो कर सकती है। अच्छा, आपके कोई भी भाई बहन अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो इस साल बोर्ड्स अपेयर करने वाले हैं, बोर्ड्स का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो उनके लिए मैंने एक अलग से सीरीज बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम में आएंगे ही। तो वो क्वेश्चंस अगर आपके भाई बहन स्टार्ट टू एंड पढ़ के अगर जाते हैं तो उन्हें डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसी हमारी गारंटी है कि 65 आउट ऑफ 70 वो स्कोर कर सकते हैं अगर उन्होंने सारे क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो स्टार्ट टू एंड वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो सीरीज भी जरा शेयर कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है 12th श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 2023। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, 12th श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस 2023 उसका नाम। तो उस प्लेलिस्ट में जाके अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने कजिन्स के साथ वो जरूर शेयर करें। चलिए तो वापस लौट आते हैं
ठीक है, यहां पर कुछ जनरल बातें लिखी हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, एक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग का मतलब पहले जान लीजिए। डिफॉर्मिंग मतलब किसी का थोबड़ा बिगाड़ना, किसी का मुखड़ा बिगाड़ना, किसी का चेहरा बिगाड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बहुत पीटा तो उसका मुंह यहां से काला, यहाँ पे लाल, ये होंठ पूरे मोटे मोटे, तो ऐसा उसका आपने पूरा डिफॉर्म कर दिया, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया ना। तो बेसिकली वैसे अगर कोई वायर है उसे आपने खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ी, उसकी मोटाई घटी, दुनिया भर की चीजें हुई, तो इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो ये डिफॉर्म करने के लिए कुछ फोर्स लगा होगा, मुखड़ा बिगाड़ने के लिए, उसकी शक्ल बिगाड़ने के लिए कुछ ताकत लगी होगी, कुछ बल प्रयोग आपने किया, तो उसी को तो कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या? अ फोर्स विच कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है, अपने सामने जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, गिवन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? गिवन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर उसको बिगाड़ने के लिए आपने कोई फोर्स दिया है, उसका शेप बिगाड़ने के लिए आपने कोई फोर्स दिया है, उसका साइज बिगाड़ने के लिए आपने फोर्स दिया है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स एक फोर्स है जो कि चेंज लाता है साइज में या शेप में, या दोनों में, साइज शेप दोनों में बदल सकते हैं, ठीक है, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। और जो चेंज हुआ साइज और शेप में बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए यहां देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। सो कोई ज्यादा यहां पे खास बातें नहीं है, ठीक है। देखो, अब कोई कोई चीजें ऐसी रहती हैं जिनका अगर आपने एक बार शेप बिगाड़ा तो फिर से वो शेप पे आ जाती हैं जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर देते हैं। आपने फोर्स लगा के कोई चीज को बिगाड़ा, जैसे एक रबर बैंड, उसको पकड़ के आपने खींचा और फिर छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसी चीजें इलास्टिक कहलाती हैं, इलास्टिक। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें खींचा और छोड़ा तो वो अपना शेप रिगेन नहीं करती, जैसी हैं वैसी की वैसी रह जाती। जैसे कि क्ले, क्ले, क्ले तो समझते हैं ना, CLAY, क्ले। अगर क्ले नहीं समझते हैं, क्ले तो यार वो गीली मिट्टी सी होती है ना, जिससे आप खिलौने बनाते हो, अलग अलग शेप्स बनाते हो, कभी शेर बनाते हो, कभी कुछ और बनाते हो, तो उसे कहते हैं, जो आपने शेप बनाया इन चीजों का गीली मिट्टी से, वो गीली मिट्टी को कहते हैं क्ले। समझ में आ रहा है? अगर वो नहीं समझ में आता है तो गीला आटा आपके समझ में आता है? गीला आटा, तो गीले आटे को जब आप गूंद लेते हो अच्छे तरीके से, उसके बाद में उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाते हो, और वो बॉल्स को दबा के, जैसा आप उसका ऐसा एक रोटी बनाने का स्टाइल में बनाते हैं ना स्टार्टिंग में, एक पैटी काइंड ऑफ, तो वो जो बन जाता है वो उसी शेप का रहता है, वो अपने आप से फूल तो नहीं जाता, जैसा शुरू में था वैसा तो बन नहीं जाता। तो आपने उसका शेप चेंज किया और वो वैसा का वैसा रह गया, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स निकालते ही वापस नॉर्मल हो जाए। प्लास्टिक वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी अपने ओरिजिनल शेप पे ना आए, डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा देने के बाद भी ओरिजिनल शेप में वापस लौट के ना आए, उसे कहते हैं प्लास्टिक। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ इफ ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, अगर बॉडी रीगेन कर लेती है, रीगेन करने का मतलब वापस से आ जाती है उसी शेप में, इफ द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल असली वाला शेप और साइज, जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स निकाला, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर एक बॉडी रीगेन करती है ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है। अब हाँ, एग्जाम्पल, इलास्टिक मटेरियल के एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कौन से एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल्स में आपका जो आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, एग्जाम्पल में हमारे पास है, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एक है आपका रबर, एक है क्वार्ट्ज और कुछ मेटल्स। तो आपको लगता होगा कि भला मेटल कैसे इलास्टिक हो सकते हैं, आपको शायद नहीं पता है कि मेटल्स को पहले तो देखो आप खींच नहीं सकते, खींच के लंबा आसानी से कर नहीं सकते, बट सपोज कर लिया
आपने ताकत लगाई, पूरी ताकत लगा के मेटल खींचा 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 और फिर छोड़ दिया, तो मेटल भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। मेटल एक हद तक खींचा और छोड़ दिया तो मेटल वापस नॉर्मल हो जाता है। तो मेटल्स भी इलास्टिक हैं, मेटल्स इलास्टिक हैं। ओके, अगर बॉडी ने अपना शेप और साइज पूरी तरीके से वापस वही बना लिया ओरिजिनल जैसा, पूरी तरीके से, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर के वायर को खींच के मैंने किया 101 सेंटीमीटर का या 105 सेंटीमीटर का, तो जैसे ही मैंने हाथ हटाया वो 105 में से जो 5 है ना वो गायब हो जाए, मतलब वापस से वो 100 पे आ जाए अगर, तो वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर वाले वायर को अगर मैंने खींच के 105 किया और छोड़ने पर वो 102 सेंटीमीटर का रह गया, तो फिर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उसके अंदर कुछ तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। वैसे इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक कुछ भी नहीं है, परफेक्टली प्लास्टिक भी कुछ भी नहीं है। ना चीजें परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ना चीजें परफेक्टली प्लास्टिक होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसको खींच के बड़ा किया और वो एग्जैक्ट वैसी बन जाए, नहीं है। और ना कोई ऐसी चीज है कि जिसे खींच के बड़ा किया और वो एग्जैक्ट वैसी ही रह जाए। यहां तक कि क्ले के साथ भी ऐसा नहीं है, आटे के साथ भी ऐसा नहीं है। आप चेक करके देखिए, आटे को लीजिए, गीले आटे को, और उसको पकड़ के खींचिए और छोड़िए तो वो भी हल्का सा अंदर आता है। भले पूरा वैसे का वैसा नहीं बनेगा, लेकिन हल्का सा अंदर आता है। तो वैसे का वैसा रहा नहीं वो, ना वो पूरी तरीके से ऐसा हुआ। तो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और वैसे का वैसा नहीं रहा तो परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं। खींच के जहां ले गए वही नहीं रहा तो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, और छोड़ने पर पूरा भी वापस नहीं आया तो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। तो दुनिया की सारी चीजें इन दोनों के बीच में घूमती रहती हैं। अरे ना परफेक्टली इलास्टिक कोई चीज है, ना परफेक्टली प्लास्टिक कोई चीज है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं भाई आप लोग के नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अच्छा, अगर एक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन ना करे आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्सेस निकालने के बाद भी, रिफॉर्मिंग फोर्सेस निकालने के बाद भी अगर अपना शेप उसने वापस से नहीं रीगेन किया, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक बॉडीज तो हम यहां पे देख लेते हैं। तो प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल्स क्ले, पुटी, प्लास्टिसिन, थिक मड एटसेट्रा। ये अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं। इनमें से एक दो मटेरियल आपको पता होंगे, बाकी तो सब आपको क्या करना पड़ेगा? नेट पे सर्च करना पड़ेगा और उसका शेप देखना होगा। वैसे खाली नाम जान लिया तो बहुत है एग्जाम के लिए। थिक मड मतलब जो मिट्टी होती है, मतलब एकदम कौन सी गाढ़ी वाली मिट्टी जो है, गाढ़ी मिट्टी। तो बेसिकली उसको जब आप मतलब गीली रहेगी वो और गाढ़ी रहेगी, उसे खींचेंगे आप तो जो 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 शेप में आपने उसे ढाल दिया वही शेप की वो रह जाएगी। अरे मिट्टी रख के हाथ में उसको ऐसे घुमा के अगर कुछ बनाएंगे तो वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो थिक मड। प्लास्टिसिन भी एक तरीके का ऐसे मटेरियल है जो कि क्ले की तरह दिखता है, हल्का फुल्का। क्ले तो आप जानते हैं, पुटी मालूम है ना आपको? जब घर बनाते हैं, घर को रिपेयर करते हैं, तो घर में जो कहीं पे भी गड्ढे पड़े हुए हैं छोटे मोटे से, तो उसके अंदर पहले अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा पुट्टी मारते हैं। उसको पुट्टी मारने के बाद उसको थोड़ा प्लेन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पुट्टी। वो भी वैसे ही क्ले की तरह ही है। अरे समझ में आया? यहाँ पे देखो लिखा हुआ स्टेटमेंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देयर इज नो सॉलिड विच इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपसे फिर भी पूछा कि नहीं नहीं भाई मुझे 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 सबसे बेस्ट वाला इलास्टिक मटेरियल चाहिए, सबसे बेस्ट वाला इलास्टिक मटेरियल चाहिए, किसी ने ऐसा अगर आपसे कह दिया, तो आप उसे पकड़ा देंगे क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज पकड़ा देंगे। क्वार्ट्ज करके एक चीज होती है, क्रिस्टल होता है, जिसको माना जाता है कि बहुत ही जबरदस्त इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और इसकी मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी काफी लंबे समय तक भी रहती है, यानी कि इतनी आसानी से डिटीरियोरेट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? सुनो, बहुत सारी चीजें जो एक्चुअल में इलास्टिक तो हैं, लेकिन बार बार यूज करोगे, बार बार खींचोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद उनमें इलास्टिक फटीग आ जाता है। इलास्टिक फटीग, इलास्टिक थकावट, वो थक जाते हैं, वो फिर वापस नहीं लौटते। जितना लौटते थे पहले शुरुआत में उतना नहीं लौटते। जैसे कि लड़कियों के बालों का जो हेयर बैंड होता है, वो लड़कियां नहीं घुमा घुमा के बाल बांधती हैं हेयर बैंड, हाँ क्या ना? सारी कन्याएं मुस्कुरा रही हैं, लिसन वेरी केयरफुली। लड़कियां जो इसे पूरा बाल घुमा के जो हेयर बैंड बांधती है ना, वो पहले जब नया नया कंपनी से आता है, मार्केट से लाती हैं, तो बहुत ही इलास्टिक रहता है, एकदम परफेक्टली। उसे बड़ा बड़ा किया, घुमा के उंगलियों में उसको टेढ़ा मेढ़ा किया, वो नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन यूज कर करके बाद में ऐसा हो जाता है, वो इतना ढीला हो जाता है वो, कि फिर उसको आप बेसिकली जब इस्तेमाल करेंगे तो बालों में वो बराबर से लगेगा नहीं। तो पहले उसकी 2 गांठ मार के आप उसे बालों में लगा लेते हैं, अब उसकी 4 गांठ मारना पड़ती है, इतना ढीला हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इलास्टिक फटीग आ जाता है। इलास्टिक फटीग, इलास्टिसिटी अभी भी है लेकिन कम हो गई है, थक गया है मटेरियल। फटीग मतलब थक जाना, फटीग। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, इलास्टिक फटीग। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि क्वाड जो है ना, इसमें इलास्टिक फटीग ना के बराबर है। ये जिंदगी भर चलता रहता है, इसको जिंदगी भर पीटते रहो तो भी ये इलास्टिक प्रॉपर्टी अपनी मेंटेन करता है। तो ऐसी चीज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है। एक्यूरेसी, हमें चीजें प्रिसाइज चाहिए, यानी कि घड़ियां, टाइम। हम नहीं चाहते कि टाइम अपने हिसाब से बदल जाए, क्योंकि टाइम के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती है, टाइम का ही पैसा मिलता है। ऑफिस में अगर लेट गए तो पैसा कटता है ना, तो टाइम इज मनी। तो ऐसी चीज घड़ी में लगाना होगी कि जो कभी भी उसमें इलास्टिक फटीग ना है, कभी भी वो थके नहीं, जिंदगी भर काम करता रहे। तो घड़ियों के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक कंपनी का नाम भी क्वार्ट्ज है, आपने घड़ियों में लिखा हुआ देखा होगा, क्वार्ट्ज की घड़ी, क्वार्ट्ज की घड़ी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हर घड़ी में, किसी भी कंपनी की, उसमें क्वार्ट्ज होता ही है। जितनी भी एनालॉग क्लॉक्स हैं दुनिया में, एनालॉग वॉचेस हैं, सब में क्वार्ट्ज है। और ऐसा कहा जाता है कि क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जब वाइब्रेट करता है 32,768 बार 1 सेकेंड में, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जब इतनी होती है, लिसन वेरी केयरफुली, मतलब 1 सेकेंड, मैंने देखो थोड़ा सा ये कर दिया, घुमा दिया स्टेटमेंट को, सुनो वापस सुनो। 32,768 बार जैसी क्वार्ट्ज वाइब्रेट कर जाता है तो उसे कहते हैं 1 सेकेंड। तो ये मैंने थोड़ा उल्टा करके बोला आपको कि 1 सेकेंड में इतनी बार वाइब्रेट करता है, हालांकि रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम कहते ही उसे 1 सेकेंड है जिस टाइम में ये 32,768 बार हिल जाता है। तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जब ऐसा वाइब्रेट करता है 32,768 बार, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कहते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, एनीवे, वैसे मुझे कोई बताएगा कि क्वार्ट्ज की घड़ियां उड़ियां ये तो हो चुकी हैं पुरानी, जो नई घड़ियां हैं वो कौन सी हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, आज के जमाने में सबसे एक्यूरेट टाइम बताने वाली घड़ियां कौन सी हैं? सोच पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैं लेक्चर के बीच में जैसे वक्त मिलेगा आपको जरूर बताऊंगा, तब तक आप लोग सोचिए कौन सी घड़ियां सबसे एक्यूरेट टाइम रखती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का टाइम मेंटेन करती हैं, जीपीएस में भी इस्तेमाल होती हैं। उनपे क्वार्ट्ज नहीं होता, वो किसी और चीज से बनी होती है। एनीवे, सो लिसन, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन। सो बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूं ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि आखिर स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ड क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। गिवन एरिया पे जो फोर्स अप्लाई किया गया उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना आपने फोर्स दिया कितने एरिया पे, उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। अरे कितना फोर्स कितनी जगह पे दिया उसे कहते हैं स्ट्रेस। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस भला डिफाइन करने की क्या जरूरत थी? फोर्स जैसा इतना प्यारा कॉन्सेप्ट अपने पास है ना, तो स्ट्रेस क्यों डिफाइन किया? लिसन, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिए कितना इजी है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई लड़का है जो मुझसे झगड़ रहा है और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के एक ये पेन लिया और पेन लेके उसके हाथ में से घुसाया। अब पेन लेके जब मैंने उसके हाथ में से घुसाया तो मैं 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, तो उसे दर्द तो होगा लेकिन इतना ज्यादा भी दर्द नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैंने एक सुई ली होती, सुई नीडल, और उसके हाथ में ऐसा 5 न्यूटन का फोर्स दिया होता या 10 न्यूटन का फोर्स दिया होता, तो सुई आर पार हो जाती, उसे बहुत दर्द होता। उसका रीजन जानते हैं क्या है? फोर्स तो मैंने सेम दिया ना। अरे ये जो पेन है ये 10 न्यूटन का फोर्स दिया, सुई का भी 10 न्यूटन का फोर्स दिया, सुई पे भी 10 न्यूटन का ही फोर्स दिया है, लेकिन सुई का एरिया एकदम कम है। तो सुई का एरिया जब कम है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस तबाह कर सकता है आपको। स्ट्रेस जो है बेसिकली वो तबाह कर सकता है। हाथी जो है अगर आपके पेट पे पैर रख दे तो आपकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, आपकी किडनियां आपके मुंह से बाहर आ जाएंगी। लेकिन वही हाथी का पैर अगर मैं ऐसा करूं कि उसके पैर के नीचे, जैसे वो मुझ पर पैर रखने जा रहा है,
मैं अपने बॉडी पर एक लकड़ी का प्लैंक रख दूं, लकड़ी का प्लैंक, लिसन वेरी केयरफुली, लकड़ी का बना हुआ पूरा प्लैंक होता है ना भाई, तो लकड़ी का प्लैंक अगर रख दूं, और वो भी सादा लकड़ी का नहीं जो टूट सकती है, नहीं, सागौन की लकड़ी जिसे कहते हैं, चंदन की लकड़ियां जो होती हैं, जो एकदम स्ट्रॉन्ग लकड़ियां हैं, जिसको हाथी पैर रख के सिर्फ तोड़ नहीं सकता। तो बेसिकली वो लकड़ी अगर मैंने अपनी बॉडी पे डाल दी, तो होता क्या हमारे में, हाथी होता है 8,000 किलो का, हाथी होता है 8,000 किलो का, एक एडल्ट हाथी की बात कर रहा हूं। तो उसका वजन ऐसा मान लेते हैं कि 4 पैरों पर गिर रहा है, तो एक एक पैर पे 2,000 किलो है। अब 2,000 किलो डायरेक्टली, इतना मोटा पैर, एक पैर मेरे पेट पे गया और 2,000 किलो मेरी बॉडी पे गिरा, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वही पैर को अगर मैं प्लैंक पे गिराऊं, लकड़े पे गिराऊं, लकड़े पे, तो लकड़े का एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसका पैर अब इतना मोटा नहीं बल्कि इतना मोटा है, जितना बड़ा लकड़ा है उतना बड़ा उसका पैर है। तो बेसिकली अब पैर का एरिया बढ़ गया, स्ट्रेस कम हो गया। बल्कि अगर हाथी के पैर से 10 गुना बड़ा लकड़ा ले लिया, हाथी के पैर ये है, 10 गुना बड़ा, 10 गुना एरिया ज्यादा वाला लकड़ा ले लिया और वो मेरी बॉडी पे रखा, तो स्ट्रेस 10 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि कोई 2,000 किलो की चीज मेरे ऊपर चढ़ी है, ऐसा लगेगा 200 किलो की चीज मेरे पर चढ़ी है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने डिफाइन किया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और स्ट्रेस का जो यूनिट है, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट और ये है सीजीएस यूनिट। समझ पा रहे हैं बच्चा लोग? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो बेसिकली एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये हो गया आपका स्ट्रेस का यूनिट। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम दिया गया है, वो है पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। ऑल लेटर्स आर स्मॉल, ऑल लेटर्स आर स्मॉल, याद रखना, एक भी लेटर को बड़ा मत कर देना, कैपिटल मत कर देना, सबको स्मॉल रखना है। हालांकि ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, लेकिन रूल तो ये कहता है कि जब पूरा नाम लिखोगे तो सब कुछ छोटा होना चाहिए, पूरा नाम लिखोगे तो सब कुछ छोटा होना चाहिए। पास्कल, पास्कल भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेस इज पास्कल। अब स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। तो स्ट्रेस के तीनों टाइप्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस जो है उसके 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेस, ठीक है, उसके 3 टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट द हेल हैपेंड, कम ऑन। स्ट्रेस के देयर आर 3 टाइप्स। सो स्ट्रेस के जो 3 टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज। हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेस के 3 टाइप्स को। ठीक है, तो स्ट्रेस के जो 3 टाइप्स हैं ध्यान दीजिए। पहला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस और तीसरा है शियरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम एंड शियरिंग। ये 3 चीजें क्या है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले स्ट्रेस का आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो स्ट्रेस है लॉन्जिट्यूडिनल, इसका क्या मतलब है? अगर आपने सपोज एक वायर लिया, मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपने बेसिकली एक वायर लिया लाइक दिस, और इस वायर की लंबाई बढ़ाना चाहिए, यानी कि इस पे आपने कुछ ऐसा वजन लटका दिया। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक पैन है, ये पैन, अरे पैन है, पैन, एक प्याली है जिसके अंदर आप लोगों ने कुछ वजन रख दिए। तो यहां पे आपने कुछ वजन रख दिया, तो जब इसको खींच के लंबा कर रहे हो, लंबाई बढ़ाना चाहते हो, तो उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस देना। क्योंकि आप कर क्या रहे हो? फोर्स दे रहे हो इस एरिया पे। कौन से एरिया पे? लिसन, ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई के यहां पर जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो mg। अरे वजन रख रहे हो मतलब कौन सा फोर्स है भाई? mg फोर्स है कि नहीं है? mg फोर्स है ना। तो इसकी लंबाई बढ़ाना चाह रहे हो तो इस एरिया पर फोर्स दे रहे हो, इस एरिया पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स दे रहे हो उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब अगर आप ये करना चाहते हो कि इस बंदे की वॉल्यूम चेंज करना चाहते हो, क्या चेंज करना चाहते हो? वॉल्यूम। तो आपको
हर डायरेक्शन से इसे फोर्स देना होगा। तो आप फोर्स दोगे हर डायरेक्शन से, सारी दिशाओं से फोर्स दोगे, तो आप फोर्स यहां से भी दे रहे हो, फोर्स यहां से भी दे रहे हो, फोर्स यहां से भी दे रहे हो, फोर्स यहां से भी दे रहे हो। अगर आपने चारों बाजू से फोर्स नहीं दिया तो इसकी वॉल्यूम कम नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर कैसे कम नहीं होगी? लिसन, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप एक गुब्बारा ले लो, बलून ले लो, बलून को दबाओ, बलून को दबाओ, और जब यहां से दबाओगे तो बलून यहां से फैल जाएगा। उसकी वॉल्यूम कहां डिक्रीज हुई? नहीं हुई। अगर आप चाहते हो कि बलून पूरी तरीके से दबे, उसकी वॉल्यूम कम हो, तो आपको उसे चारों बाजू से हर जगह से हाथ हाथ लगा के दूसरी की मदद लेके दबाना पड़ेगा, तब जाके बलून छोटा हो जाएगा। तो जब सब डायरेक्शन से फोर्स दिया गया और वॉल्यूम घटाई गई, उसे कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और वॉल्यूम स्ट्रेस का दूसरा नाम है प्रेशर। ओ सॉरी, क्या नाम है? प्रेशर। प्रेशर। सो लिसन, प्रेशर एक तरीके का स्ट्रेस है। स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप जो है सेकंड वाला, वॉल्यूम वाला, उसे कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? अब आपको ना लंबाई बढ़ानी है, ना आपको वॉल्यूम चेंज करनी है, बल्कि आपको उसका थोबड़ा बिगाड़ना है, शेप चेंज करना है। खाली वॉल्यूम चेंज नहीं करनी, लंबाई चेंज नहीं करनी, कुछ चेंज नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि बेसिकली आपके पास है एक इस तरीके का, ओह सॉरी, इस तरीके का रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आपने क्या किया कि जोड़ दिया नीचे, इसके नीचे जोड़ दिया आपने एक मजबूत अटूट जोड़ को, फेविकॉल का जोड़, लेट्स से। तो फेविकॉल से आपने इसको पूरा ये कर दिया है, चिपका दिया है। ठीक है, तो यहां पे ये फेविकॉल से चिपका हुआ है, बहुत ही तगड़ा, एकदम टाइट चिपका हुआ है, हिल नहीं सकता। अब अगर आपने इसे फोर्स दिया, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपने इसे फोर्स दिया तो क्या होगा जानते हैं? ये चलेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, इट बिकम समथिंग लाइक दिस। इतना नहीं होगा, ये तो मैं थोड़ा बढ़ चढ़ के बना रहा हूं, एग्जैजरेट कर रहा हूं, इतना नहीं होगा, बट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अरे स्टील का ब्लॉक रहा, उसको तुम धक्का मारोगे, तुमको क्या लगता है इतना इतना चेंज होगा? अबे इतना सा हो जाएगा, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा, बट हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम बदला क्या? नहीं ना भाई, वॉल्यूम तो वही है ना। वॉल्यूम बदला बच्चा लोग? नहीं बदला। क्या बदला? शेप। तो शेप बदलने वाला स्ट्रेस है शियरिंग स्ट्रेस। क्या नाम है? शियरिंग स्ट्रेस। लंबाई बदले, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। वॉल्यूम चेंज करे, वॉल्यूम स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या है? जो शेप चेंज करे। ठीक है, शेप चेंज करे, शियरिंग स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस को प्रेशर भी कहते हैं, और इतना ही नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेस को प्रेशर भी कहते हैं, बल्कि बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। बल्क स्ट्रेस, उसका रीजन क्या है कि एक साथ पूरे के पूरे बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पूरी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है, पूरी बॉडी पे। तो बल्क में अप्लाई किया जा रहा है। बल्क मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं बल्क। पूरी गोनी, इट्स अ बल्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा गोनी, बोरी भर के अगर कोई आपके पास चीज है तो आप कहते हैं ना बल्क में चीज है मेरे पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बल्क स्ट्रेस, इसके 3 नाम है। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडल वाले में हम लोग 2 टाइप्स यहां पे बताते हैं। 2 टाइप्स, ध्यान दीजिएगा, हम 2 टाइप्स बताते हैं। पहला टाइप जो है, ध्यान से देखिए, पहला टाइप ध्यान से देखिएगा। पहले टाइप का नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा टाइप है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव, लिसन, अगर तुम वजन लटका के लंबाई बढ़ा रहे हो तो तुम दे रहे हो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर तुम फोर्स लगा के दबा रहे हो, कोई एक रॉड है, सलिया है, सलिया को दोनों बाजू से ताकत लगा के दबा रहे हो, तुम नहीं दबा पाओगे, कोई मशीन दबाएगी। तो जब तुम ऐसे दबा रहे हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस,
समझ में आया? दोनों है कौन से? लॉन्जिट्यूडनल, क्योंकि एक लंबाई बढ़ा रहा है, एक लंबाई घटा रहा है, दोनों ही लॉन्जिट्यूडनल है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमने कौन कौन से टाइप के स्ट्रेसेस हैं इसको पढ़ लिया। अब इनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूं लिख के। अच्छा, स्ट्रेस है, तीनों ही स्ट्रेस है, तो तीनों का सेम यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। गड़बड़ मत कर देना जरा भी, ये बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही आएगा, यही आएगा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी स्ट्रेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन मैंने क्या कहा, ये प्रेशर भी है तो हम लिख देते हैं प्रेशर, डेल्टा पी। अरे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं डेल्टा पी लिखते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला शेप चेंज करने वाला, ये भी फोर्स अपॉन एरिया। अरे किसी एरिया पे ही फोर्स दे रहे हो ना किसी एरिया पे ही तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक फोर्स अप्लाई करो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बट कर तो एक एरिया पे ही रहे हो ना। तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया। याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर भी कहते हैं और डेल्टा पी कह देते हैं, डेल्टा पी। ठीक है, समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया? तो प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो वॉल्यूम बदलेगी भाई, तो इसलिए इंक्रीज इन प्रेशर, डेल्टा पी। ओके, टेक्स्ट बुक की ओर लौट आते हैं। यहां पर भी वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। तो इसी को मैं आगे फटाफट से दिखा देता हूं आपको, फटाफट। ये देखो, स्ट्रेस पहले देख लेते हैं। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लिख दिया है, डिफॉर्मिंग फोर्स, अबे चेंज करने वाला, साइज चेंज करने वाला, शेप चेंज करने वाला फोर्स अपॉन एरिया। तो अपन फोर्स क्यों दे रहे हैं? खाने के लिए दे रहे हैं, देखने के लिए दे रहे हैं? अरे शेप चेंज करने के लिए दे रहे हैं ना। तो डिफॉर्मिंग लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स इट। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड दैट इज एफ अपॉन ए। अरे समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया? सो फोर्स अपॉन एरिया। ओके, स्ट्रेस का यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब हमारा हो गया। डायमेंशंस जरा देख लो, डायमेंशंस तो आपको निकालना आता है ना बेटा? नहीं आते तो भाई रट्टा मार लो, बहुत ही सिंपल है, L-1 M1 T-2। ठीक है, तो ये हो गया। स्ट्रेन बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रेस देख लेते हैं। देखो, दो स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। इसी को हम लोग इंक्रीज इन प्रेशर भी कहते हैं। किधर गया भाई इंक्रीज इन प्रेशर? यहां पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने गलती से ये डाल दिया है। यस, टेक्स्ट बुक ने यहां पर गलती कर डाली है, गलती से लिखा है ये। बीच में ये कहां से आ गया वॉल्यूम स्ट्रेस? अभी तक तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव की बात चल रही है, तो मिस्टेक हो गई है, ये गलत है। फिर काट देना इसको। ओके, फिर ये स्ट्रेन लिखा, स्ट्रेन जाने दो, पहले हम लोग बात करते हैं खाली स्ट्रेसेस की। तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब जो दूसरा स्ट्रेस है, देखो यहाँ पे ए लिख दिया है, बी लिखना चाहिए था, तो बी। अरे बाबा, ए तो इधर आ गया ना मेरे भाई टेंसाइल स्ट्रेस में, तो इधर वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था। वॉल्यूम स्ट्रेस, प्रेशर वाला स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस। प्रेशर वर्ड जहां भी आएगा वहां पे आप हाइड्रोलिक भी लिख सकते हो। प्रेशर जहां भी आएगा वहां पे आप हाइड्रोलिक भी लिख सकते हो, तो ये चौथा नाम भी हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेस, प्रेशर वाला स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अरे ये हाइड्रोलिक है, प्रेशर के लिए वर्ड यूज होता है। हाइड्रो मतलब वो पानी वाला मत समझ लेना गलती से भी, ये हाइड्रोलिक नहीं है, हाइड्रोलिक नहीं है, ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक। तो ये पानी से रिलेशन इसका कोई भी नहीं है, इसका कोई भी रिश्ता पानी से नहीं है। सो हाइड्रोलिक स्ट्रेस। समझ पाए बेटा कि नहीं समझ पाए मेरी बातों को? आई होप सभी लोग समझ पाए मेरी बातों को। सो बेसिकली ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एक्चुअली ना इन लोगों को लिखना था टेंसाइल स्ट्रेस, ये गलती से लिख दिया लोगों ने। आप काट के इसको है ना बेटा, काट के इसको लिख दो टेंसाइल स्ट्रेस। ये गलतियां मुझे पहली बार नजर आ रही हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि पहली बार मैं टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ। क्यों टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखो, वरना मैं टेक्स्ट बुक लेके नहीं पढ़ाता, है ना। मुझे तो सारी बुक्स आती हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो बेसिकली एनसीईआरटी, HC वर्मा, हम लोग अलग अलग बुक्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़े हुए हैं।
तो लाइफ में, जिंदगी में जब भाई जिंदगी के 30-32 साल गुजारे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी चीजें तो पढ़ी होंगी। तो फिर एनसीईआरटी पढ़ी है, स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ी है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारी बुक्स का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान रहता है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है बट थोड़ा थोड़ा सा रहता है। तो हम लोग टेक्स्ट बुक नॉर्मली खोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। पहली बार टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे अब गलतियां नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, एनीवे, सो टेंसाइल स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है। तो दोनों, टेंसाइल खींचने वाला, कंप्रेसिव दबाने वाला, अरे है तो फोर्स ही ना, और अब एरिया से डिवाइड कर दे तो है तो स्ट्रेस ही ना, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, दोनों दोनों लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है। ये आगे वॉल्यूम स्ट्रेस, आगे बढ़ते हैं। ये फिर वॉल्यूम स्ट्रेन दिया है, बाद में देखेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेस देखो, चारों बाजू से दबाना पड़ेगा, है ना, चारों बाजू से दबाना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ी चीज छोटी चीज बनेगी, वी डैश बनेगा। तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो देखो, सी लिखना था तो लोग ने ए लिख दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है? ऐसा हर बार किया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मैं गलती कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखने दो, देखने दो। हाँ हाँ, मैं एक गलती कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे टेक्स्ट बुक राइट है, ये मतलब किस चीज में, इस चीज में नहीं, ये तो गलती है, टेक्स्ट बुक ने गलती की है। ये तो वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। बट यहाँ पर टेक्स्ट बुक राइट है कि टेक्स्ट बुक ने ए लिखा है इधर स्ट्रेस को, और स्ट्रेन को लिखा है बी। ठीक है, इट्स ओके। और यहां पर क्या हुआ है कि ए लिखा है स्ट्रेस को वॉल्यूम वाले, और बी को स्ट्रेन लिखा है ना। तो इट इज वेरी सिंपल, लिसन, यहां पर भी स्ट्रेस लिखा है और स्ट्रेन लिखा है। ठीक है, स्ट्रेन लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जाने से पहले स्ट्रेन के बारे में जान लेते हैं, स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस तो हमारे खत्म हो गए तीनों के तीनों, अब स्ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन। अब 3 तरीके के स्ट्रेस तो देख लिए, आइए बात करते हैं स्ट्रेन की। तो जब 3 तरीके के स्ट्रेसेस हैं तो 3 तरीके के स्ट्रेन होंगे। लिसन, सुनिए और समझिए। 3 तरीके के स्ट्रेन हैं, तो मैं पहले लिख रहा हूं स्ट्रेन, स्ट्रेन लिख दिया मैंने। अब स्ट्रेन के मैं टाइप्स लिख रहा हूं, टाइप्स। तो स्ट्रेन के टाइप्स आप लोग देखिए। ठीक है, स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके के स्ट्रेन हैं। ओके, 3 तरीके के भाई स्ट्रेस थे, तो 3 तरीके के स्ट्रेन भी तो होंगे, हाँ के ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलों, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो 3 तरीके के हमारे ये भी होंगे ना, स्ट्रेन होंगे। तो एक है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या नाम है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एक है वॉल्यूम स्ट्रेन, और एक है शियरिंग स्ट्रेन। अरे एग्जैक्टली सेम हो गया, अब तो याद करना बहुत आसान हो गया, लाइफ एकदम सिंपल लगने लगी। तो स्ट्रेन भी 3 तरीके के, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। तो लिसन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, तो भैया जो वॉल्यूम बदली और जो ओरिजिनल थी उसका डिवीजन। तो देखो, चेंज इन लेंथ कैसे मिलेगा? अरे भैया फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। एक काम करते हैं, फाइनल लेंथ एल डैश, इनिशियल लेंथ एल, अरे कुछ भी नाम दे दो, अपॉन इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अरे भैया चेंज इन लेंथ हुआ ना, ये चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल। समझ गए बच्चा लोग? अभी बार बार डेल्टा यहां पे लिखने में तकलीफ होती है, तो हम लोग कभी कभार ये कह देते हैं कि जो डेल्टा एल है वो स्मॉल एल है, बस। तो एल का मतलब जो लेंथ बदली, स्मॉल एल का मतलब, और कैपिटल एल का मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कैपिटल एल, जो अभी लेंथ बदल के जो आई है बेसिकली दैट इज स्मॉल एल। एक सेकंड, सवाल पूछता हूं। अब एक बात बताओ, अगर 100 सेंटीमीटर का वायर था वो बन गया 108 सेंटीमीटर का, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना है स्मॉल एल का वैल्यू? बहुत ही सिंपल है, 8। कैसे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, आ गया ना 8। इस 8 को हम लोग कहते हैं स्मॉल एल। ये क्या चीज है? ओरिजिनल लेंथ एल। ये क्या चीज है? एल डैश, फाइनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। फाइनल माइनस ओरिजिनल इक्वल्स टू इंक्रीज इन लेंथ, जो क्या है स्मॉल एल। बस हो गया ना। तो वो हम लोग ने स्मॉल एल लेना शुरू कर दिया है। सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल।
अब वैसे ही वॉल्यूम वाले में आ जाओ, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सो बेसिकली फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी बाई वी। समझ गए बच्चा लोग, डेल्टा वी बाई वी। अब यहां पे आ जाते हैं शेयरिंग वाले में, आ जाते हैं शेयरिंग। तो इसमें है चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे लिखेंगे, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ये कैसे लिखेंगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही ना स्मार्ट तरीके से इसको डिफाइन किया, बहुत स्मार्ट तरीके से। ऐसा ना बोल के साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं सुनिए, देखो किधर गया, ये देखो यहां पे देखो, इसका शेप बदला है, कैसे पता चलेगा? अरे पहले ये 0 एंगल पे था, अब टेढ़ा होके कुछ तो एंगल पे आ गया ना, तो शेप बदला है ना, तो ये एंगल अगर बता दें हम लोग, इस एंगल की अगर बात कर दे, हो गया चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। नाउ लिसन, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे क्या? आप लोग खुद अकल लगाओ, साइंटिस्ट की तरह सोचो। आप इंजीनियर्स डॉक्टर्स बाद में हो, आप साइंटिस्ट पहले हो, क्योंकि 11th 12th में आप साइंस पढ़ रहे हो। 11th 12th में साइंस पढ़ने वाला हर व्यक्ति साइंटिस्ट है। तो लिसन वेरी केयरफुली, मुझे ये बताइए प्लीज, ये बताइए कि चेंज इन शेप आप लिखोगे कैसे? मुखड़ा बदला है कैसे लिखोगे भाई? और डिवाइड भी किस चीज से करोगे? ओरिजिनल शेप से कैसे? कि ओरिजिनल शेप को नाम क्या दोगे? क्या लिखोगे मैथमेटिकली? तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग चलाया, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग चलाया। लिसन, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि इसको डायमेंशनलेस बनाना है ना, इसको क्या करना है? डायमेंशनलेस बनाना है। क्यों क्यों डायमेंशनलेस बनाना है? इसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्यों नहीं होना चाहिए? इन लोग का डायमेंशन है क्या? नहीं। अबे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, अरे हाँ के ना, डिवाइड होके m0 l0 t0 आ गया, डायमेंशन लेस। वैसे ही चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। तो बेसिकली ये सबका डायमेंशन नहीं, तो यहां भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहां पे लिख दिया tan थीटा। tan थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, tan थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। अरे थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, थीटा क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता एंगल का। और एंगल से शेप पता चला कि नहीं पता चला? हाँ शेप पता चला, शेप पता चला। शेप कैसे पता चला? ये देखो, ये आ गया एंगल। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे देखो समथिंग अपॉन समथिंग आ गया ना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अरे तो ये भी डायमेंशनलेस हो गया, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर शेप बदला है, इसकी जानकारी मिल रही है। डिस्टेंस ऑफ, लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए सुनिए सुनिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पर्टिकुलर लेयर divided by the length of the fixed layer. listen, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अरे अकल के पुतलो, ये जो हरा कलर का दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिवाइड किया ना। अरे तुम यहां से कितना सर के, डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है, ये ले लिया हमने, जो ओरिजिनल पोजीशन है। अरे ये देखो, ये फिक्स लेयर है, ये फिक्स लेयर है। नीचे वाली लेयर कौन सी है? फिक्स लेयर है। तो फिक्स लेयर, ध्यान से देखिएगा, फिक्स लेयर से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहीं से तो आप थोड़ा सरके हो ना, आप यहां पहुंच गए हो ना, अब आप ऐसे हो गए हो। हाँ क्या ना कल के पुतलो? तो आप ऐसे हो गए, ऐसे थे अब ऐसे हो गए। अरे क्या से क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि आप जो थे पहले ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए हो। सो शेप चेंज हुआ, कैसे पता लगेगा? इस एंगल से। और एंगल से क्या मिल रहा है? tan थीटा से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये फिक्स लेयर है, फिक्स लेयर, इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। ये चीज को नीचे रख दो, और बदल क्या रहा है ये? अगर ये ज्यादा होगा, ज्यादा सरका होगा, तो स्ट्रेन बड़ा है, डिफॉर्मेशन बड़ा है। और अगर कम सरका है तो स्ट्रेन कमजोर है, कम है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन यही तो चाहिए था हमको, कि कितना लेंथ खिंच रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना वॉल्यूम घट रहा है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना शेप बदल रहा है, कितना वो सरक रही है लेयर्स अपॉन द ओरिजिनल फिक्स लेयर, द गैप बिटवीन दोज लेयर्स, द फिक्स लेयर एंड द मूवेबल लेयर। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज एग्जाम के लिए रट्टा मार लो भाई,
सिंपली ये सब लिखना नहीं है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि हाउ टू रिमेंबर। सिर्फ ये लिख दो, शेयरिंग स्ट्रेन tan थीटा, या फिर ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बस हो गया काम आपका। tan थीटा को कभी कभार प्यार से थीटा भी लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो एंगल है ना, अरे इतना बड़ा नहीं रहता भाई, इतना बड़ा नहीं रहता, जरा सा। एंड फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए tan थीटा थीटा बन जाता है, tan थीटा थीटा बन जाता है। इसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसे याद रख लेंगे बेटा, डायरेक्टली याद रखेंगे। तो चलिए मारिए स्क्रीनशॉट इस चीज को। तो स्ट्रेन का भी हमने लिख लिया, स्ट्रेन भी हमने लिख लिया, ठीक है। तो स्ट्रेन के टाइप्स लिख लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, यहां से शुरू है, स्ट्रेन यहां से शुरू है, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो 3 तरीके के स्ट्रेस हो गए, 3 तरीके के स्ट्रेन हो गए, ठीक है। लिया स्क्रीनशॉट, लिया भाई कि नहीं लिया? 3 तरीके के स्ट्रेस, 3 तरीके के स्ट्रेन्स। आई होप सभी के खोपड़ी में बेटा पूरी तरीके से बातें घुस चुकी हैं। स्ट्रेस भी 3 टाइप के हैं, स्ट्रेन भी 3 टाइप के हैं। एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट बुक की ओर। सो टेक्स्ट बुक की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो 3 तरीके के स्ट्रेन भी हो गए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शेयरिंग स्ट्रेन जो है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू थीटा करके लिखा हुआ भी है ना। इस पे आप ध्यान मत दीजिए, डेल्टा एल बाय एल पे ध्यान मत दीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि हम लोग लेंथ अपॉन लेंथ ही कर रहे हैं, बट इस पे आप ध्यान मत दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे बेस्ट है कि आप इसको याद रखें कि बेसिकली ये क्या चीज है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आपको क्या रखना है, सिंपली ये चीज, इसको भूल जाइए। tan थीटा या थीटा यही आपका शेयरिंग स्ट्रेन है, इसको भी याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब आखिर ये हुक्स लॉ क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हुक्स लॉ क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट है, इसको आप पहचानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम लोग कैसे जानते हैं, बताइए। अरे भैया बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि 400 साल पहले एक साइंटिस्ट ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क लिया, कॉर्क के स्लाइस बनाए, स्लाइस को उसके अंदर देखा तो उसे सेल्स नजर आए। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है, याद आ रहा है? तो बेसिकली ये बंदा आप जानते हैं इसको, ही इज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट। तो ये यूनाइटेड किंगडम कंट्री का है ये, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है, रीजन का। ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली कि इसने क्या कहा। इसने 400 साल पहले कहा, 400 साल पहले इसने कहा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने, मैं बता रहा हूं क्या कहा इसने, मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि सो द फोर्स सो द डिफॉर्मेशन, ध्यान से सुनेंगे, सो द फोर्स सो द डिफॉर्मेशन, मतलब जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा चीजें डिफॉर्म होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी। मतलब कहना ये यही चाह रहा था कि जितना बड़ा स्ट्रेस उतना बड़ा स्ट्रेन। अरे स्ट्रेस जितना दोगे उतना ज्यादा चीजें लंबी होंगी, वॉल्यूम कम होगी, शेप बिगड़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगी, शेप बिगड़ेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे। सो द फोर्स सो द डिफॉर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वैसे इसने अंग्रेजी में नहीं कहा था, इसने लैटिन में कहा था। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख दूं, लिख दे दूं, उट टेंसियो सिक्विस, उट टेंसियो सिक्विस, ये लैटिन लैंग्वेज है। इसका मतलब है सो द फोर्स सो द डिफॉर्मेशन, सो द चेंज। एनीवे सो जितना फोर्स उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन। समझ में आया अकल के पुतलों, मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुक्स लॉ है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा स्ट्रेस उतना बड़ा स्ट्रेन। तो इन दोनों के बीच में अब ये कांस्टेंट भी आएगा ना, क्योंकि स्ट्रेस, अच्छा मैं बार बार स्ट्रेस नहीं लिखूंगा, एसएस लिख दूंगा, और स्ट्रेन बार बार नहीं लिखूंगा इसे, ठीक है, स्ट्रेन बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा बेसिकली एसआर, स्ट्रेन। एसएस मतलब स्ट्रेस और एसआर मतलब स्ट्रेन। अच्छा अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वालिटी लाया, तो जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। सो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये 3 तरीके के हैं। क्यों? क्योंकि 3 तरीके के स्ट्रेस हैं, 3 तरीके के स्ट्रेन है। तो ये जो 3 तरीके के कांस्टेंट हैं, उन कांस्टेंट्स का नाम मैं बता रहा हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इन कांस्टेंट्स को हम कहते हैं मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। इन कांस्टेंट्स को हम कहते हैं मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक, पूर्ण एकाग्रता के साथ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, उनका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, गहरा अध्ययन, विश्लेषण और उसमें संशोधन करेंगे। ठीक है? अरे भैया समझ पा रहे हैं तो मेरी बातों को? कभी कभार मैं विशिष्ट हिंदी का भी प्रयोग कर लिया करूंगा। ठीक है? सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुने। 3 तरीके के मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी है। पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस साइंटिस्ट का नाम है, बाय द वे, यंग, थॉमस यंग। यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा मॉड्यूलस है मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरे का नाम है बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम है, सो बल्क मॉड्यूलस। ठीक है? और तीसरा वाला है शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस, या इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो 3 तरीके के मॉड्यूलस है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये तीनों के नाम कैसे हैं समझिए। यंग्स मॉड्यूलस क्या बताता है कि कोई चीज को खींच पाना कितना मुश्किल है। जिस चीज का यंग्स मॉड्यूलस हाई रहेगा उसको खींचना मुश्किल है। जितना बड़ा यंग्स मॉड्यूलस उतना ही उसको खींच पाना मुश्किल है। जितना बड़ा बल्क मॉड्यूलस उतना ही उसको दबा पाना मुश्किल, उसका वॉल्यूम चेंज कर पाना मुश्किल। जितना बड़ा शियर मॉड्यूलस, जितनी ज्यादा रिजिड बॉडी, उसका उतना ही मुखड़ा बिगाड़ पाना, शेप बिगाड़ पाना मुश्किल। तो शेप बिगाड़ना मुश्किल, शियर मॉड्यूलस ज्यादा। लंबाई बिगाड़ना मुश्किल, यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा। वॉल्यूम चेंज करना मुश्किल, बल्क मॉड्यूलस ज्यादा। नाउ लिसन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉड्यूलस ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, ये सिर्फ सॉलिड के लिए। एप्लीकेबल टू ऑल सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड्स। ऐसा कैसे भाई? ऐसे कैसे हो गया? अब एक बात बताओ, शेप किसका होता है? सॉलिड का शेप होता है, लिक्विड का शेप होता है? नहीं, लिक्विड का कोई शेप नहीं है भाई। उसे जो चाहो, जो मर्जी चाहो शेप दे सकते हो मेरे भाई। पानी को लो, कप में डालो, कप के शेप का हो गया। बोल में डालो, प्याली में डालो, प्याली के शेप का हो गया। अबे जिस चीज में डालोगे पानी का शेप वही हो जाएगा। तो उसका कोई शेप नहीं होता है। तो शियर मॉड्यूलस का है? अरे शेप बिगाड़ने वाला मॉड्यूलस है ये, शेप बिगाड़ने वाला मॉड्यूलस। पानी का तो कोई शेप ही नहीं है, हवा का कोई शेप ही नहीं है, गैस का कोई शेप ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। वैसे ही पानी की क्या लंबाई है? कोई लंबाई नहीं है। पानी की कोई लंबाई नहीं है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट बच्चा? पानी की कोई लंबाई नहीं है ना, गैस की कोई लंबाई नहीं है। तो ये सिर्फ सॉलिड के लिए, ये भी सिर्फ सॉलिड के लिए, लेकिन ये तीनों के लिए, क्योंकि वॉल्यूम तो तीनों के पास है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वॉल्यूम सभी के पास है। तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस याद रखेंगे ना बच्चा? गुड। तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यंग्स मॉड्यूलस अगर मुझे लिखना पड़ा, यंग्स मॉड्यूलस तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से सुनिएगा। यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट, यंग्स मॉड्यूलस इज शेयरिंग नहीं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये क्या है? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब वो कांस्टेंट 3 टाइप के हैं, एक है यंग, एक है बल्क, एक है शियर। तो भैया अगर यंग रहेगा तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर वो रहेगा बल्क मॉड्यूलस तो वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर वो रहेगा शियर मॉड्यूलस तो शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन। तो बेसिकली ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। फिर आएगा बल्क मॉड्यूलस, ध्यान से देखिएगा, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस जिसकी वैल्यू है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इट्स डैम इजी। एंड फाइनली शियर वाला आएगा, शियर। एक कलर अलग ले लेता हूं, है ना? अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो एक सेकेंड, कौन सा कलर ले लूं? ठीक है, थोड़ा पिंकिश काइंड ऑफ लैवेंडर कलर। सो शियर मॉड्यूलस,
shear modulus, shearing stress, shearing strain। अरे कितना इजी है भाई, जिंदगी में इससे ज्यादा आसान कभी समझ पाओगे? अकल के पुतलों, कितना सिंपल है ना बच्चा लोग। मॉड्यूला ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरीके के, स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, समझ रहे हो? सो मॉड्यूला ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरीके के हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। तीनों का यूनिट भी सेम है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका तो कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस है, तो इसका भी, तीनों का भी यूनिट है पास्कल। तो ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। समझ में आया बच्चा लोग? इट्स डैम इजी। सो बहुत ही बचकाना था, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। जाते हैं फिर से टेक्स्ट बुक की ओर, देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। सो टेक्स्ट बुक में भी यही सारी बातें हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो मॉड्यूलस कहलाता है। ठीक है, ये शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में दिया है, बोला है हुक्स लॉ का ग्राफ ऐसा आएगा, हुक्स लॉ। अरे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हो गया ना भाई, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या हो गया भैया? स्ट्रेट लाइन हो गई ना। तो बहुत ही सिंपल है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का ग्राफ किसी ने पूछ लिया, हुक्स लॉ का ग्राफ क्या है? ये है हुक्स लॉ का ग्राफ, ये है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, यहां पे भी लिखा हुआ है। पहला देख लो इधर क्या लिखा हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस। अबे हाँ के ना, लंबाई वाला मॉड्यूलस। एक आएगा वॉल्यूम वाला मॉड्यूलस। किधर क्या वॉल्यूम वाला भाई? इधर है क्या वॉल्यूम वाला? नहीं, ये तो यंग्स मॉड्यूलस ही चल रहे हैं, यंग्स मॉड्यूलस चल रहा है। वॉल्यूम वाला क्या? देखो बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। एंड फाइनली मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस देखो, शेयर मॉड्यूलस यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, शेयर मॉड्यूलस। तो शेयर मॉड्यूलस देख लो, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन है ना, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। अरे समझ पाए मेरे भाई क्या नहीं समझ पाए? तो बच्चा लोग इधर ध्यान से देखो, मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ और बहुत ही फैंटास्टिक चीज दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। अब यंग्स मॉड्यूलस हम लोग लिखते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। सो यंग्स मॉड्यूलस, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। हाँ अब अच्छा लगेगा। तो यंग्स मॉड्यूलस, ध्यान देंगे, यंग्स मॉड्यूलस। तो जो यंग्स मॉड्यूलस है वो होता है क्या? लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बड़ा बोर हो रहा है ना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो एकदम आप लोग चाहते हैं एकदम फटाफट फटाफट फास्ट फूड की तरह पढ़ाया जाए। मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन कुछ कुछ लोग फिर बोलते हैं सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अरे भैया जैसे ज्यादा लगे, यूट्यूब ने दिया ना फैसिलिटी, 0.75 कर दो, और जैसे स्लो लगे भैया 2x कर दो। तो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? L अपॉन कैपिटल L। अरे ऊपर ही तो लिखा था मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। अब आ जाते हैं बल्क्स मॉड्यूलस पे, बल्क्स मॉड्यूलस। तो जो बल्क्स मॉड्यूलस है उसमें क्या हो रहा है? बल्क्स मॉड्यूलस में, बल्क्स मॉड्यूलस में क्या हो रहा है? सो बल्क्स मॉड्यूलस में हो रहा है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं ना बच्चे लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस इज इंक्रीज इन प्रेशर, डेल्टा पी। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच है, वो है माइनस साइन। अब बोले सर माइनस साइन कहां से आया? देयर इज अ रीजन। अच्छा बाय द वे, यंग्स मॉड्यूलस का जो सिंबल है दैट इज वाई, और बल्क मॉड्यूलस का हम लोग कभी कभार कैपिटल बी लेते हैं या फिर के ले लेते हैं। इट्स ओके, दोनों चलता है, दोनों भी चलता है, बी नहीं तो के, दोनों भी चलता है। ठीक है, तो के ले लेते हैं लेट्स से। तो बेसिकली माइनस कहां से आया? सवाल ये कि माइनस कहां से आया। तो माइनस बड़ा इजी है समझना। सुनो बच्चा लोग, जब भी प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम घटता है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम घटता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वॉल्यूम घटेगा तो ये नेगेटिव आएगा। तो 1 + 1 माइनस अगर रहेगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू कभी माइनस हो नहीं सकती क्योंकि इसका नाम क्या है? मॉड्यूलस है।
और मॉड्यूलस का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है सिर्फ प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू। तो बेसिकली सिर्फ प्लस वैल्यू आना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटती है, प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ती है। तो भैया दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो माइनस तो आएगी, तो माइनस ना आए इसलिए पहले से एक माइनस लगा दिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उस माइनस को कंपेंसेट करने के लिए, ताकि ये हमेशा प्लस रहे। क्योंकि ये तो सिर्फ बता रहे हैं ना भैया कि कितना मुश्किल है किसी का वॉल्यूम चेंज करना, इसे प्लस माइनस से क्या मतलब, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि भैया मैं अगर बड़ा हूं, बल्क मॉडुलस बड़ा है, मतलब चीजों को दबाना मुश्किल है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज डिफाइन कर दी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो क्या होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, यानी कि 1 अपॉन के। तो जितना बड़ा बल्क मॉड्यूलस उतनी छोटी कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि चीजों को दबाना उतना मुश्किल। तो बड़ा बल्क मॉड्यूलस, छोटी कॉम्प्रेसिबिलिटी, छोटा बल्क मॉड्यूलस, ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी। सो कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस एक दूसरे का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। अब आ जाते हैं तीसरे मॉड्यूलस पे, जिसका नाम है शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस। आप लोग को मेरी आवाज सुन के शायद पुराने एक्टर अजीत की याद आ गई होगी। अजीत बहुत महान एक्टर थे। मैं हूं लॉयन, याद है, मैं हूं लॉयन करके कहते थे। मोना डार्लिंग, इसे कहते हैं शियर मॉड्यूलस। ओके, एनीवे जोक्स अपार्ट, कम बैक। सो बेसिकली शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका सिंबल है ईटा। नीता नहीं रे बाबा, कौन बोल रहा है नीता, अबे ईटा, अकल के पुतलो, ईटा। वैसे यूपी में एक जगह भी है जिसका नाम है एटा। बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ की बालूशाही बहुत फेमस है, बालूशाही। ओके, एनीवे प्लीज कम बैक टू दिस। सो शियर मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कोई चीज कितनी खतरनाक है, उसका शेप बिगाड़ना कितना मुश्किल है, कितनी ज्यादा रिजिड है, तो वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेन क्या था, टैन थीटा या फिर थीटा, तो हम लोग थीटा ले लेने, खाली थीटा। ये हो गया शियर मॉड्यूलस, हाँ के नाकल के पुतलो। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस, है ना बच्चों, हाँ के ना भाई, समझ पा रहे हो बच्चे लोग। और फाइनली ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। तीनों का यूनिट सेम रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, रुको सही से करने दो थोड़ा सा, ठीक है हो गया, आप ले सकते हो, लिया स्क्रीनशॉट लिया, यही आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे जाते हैं, देखते हैं टेक्स्ट बुक में और क्या क्या दिया है। तो टेक्स्ट बुक में एक चीज दी गई है जिसका नाम है, लिसन वेरी केयरफुली बेटा, इसका नाम है पॉइजन रेशियो। पॉइजन, वैसे कुछ लोग इसे पॉइजन कहते हैं, पॉइजन गलत है बेटा, जहर नहीं, साइंटिस्ट है। तो पॉइजन नहीं है, पॉइजन या फिर पॉइजन, कुछ कंट्रीज में से पॉइजन कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप नेट पे भी चेक करोगे, इट्स पॉइजन। सो पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स, इट्स अ फ्रेंच नेम, फ्रांस का नाम है, फ्रांस के एक व्यक्ति का। तो पॉइजन्स रेशियो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्या चीज कह रहे हैं मालूम है, जो हमने स्टार्टिंग में भी बातें की थी कि किसी चीज को खींचा तो वो पतला होता है, किसी चीज को लंबा किया वो पतला होता है, लंबा करो पतला होता है। हाँ कहना, होता है कि नहीं होता है, किसी चीज को खींच के लंबा कर दो पतला होता है। यानी कि जो हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दिया, मतलब स्ट्रेन पैदा किया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा किया, उसकी लंबाई बढ़ाई तो उसकी मोटाई घट जाती है, लैटरल स्ट्रेन आता है। लैटरल स्ट्रेन ये चौथे तरीके का स्ट्रेन है, लैटरल।
अब तक लैटरल की बात नहीं की थी हमने, लंबाई वाले स्ट्रेन की बात की थी, वॉल्यूम वाले स्ट्रेन की बात की थी, शेप वाले स्ट्रेन की बात की थी। लेकिन चौथा स्ट्रेन भी है जो कि है लैटरल स्ट्रेन। लेकिन चौथा तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है, देने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दे दोगे तो ऑटोमेटिकली लैटरल स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। तो लॉन्जिट्यूडनल वाले से ही लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी घटती है। तो चौथे तरीके का स्ट्रेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो तीन ही तरीके के स्ट्रेस है, लेकिन चार तरीके के स्ट्रेन है। अब पॉइजन्स रेशियो, नाम ही है रेशियो, तो इसका मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, और डिवाइड होके कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी मतलब यूनिट नहीं आना चाहिए, यूनिट नहीं, डायमेंशन लेस होना चाहिए। यूनिट नहीं होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो ध्यान से देखिएगा, पॉइजन्स रेशियो क्या है ध्यान से देखिए। चौथे तरीके का स्ट्रेन आपके सामने ला रहा हूं, साइड से पतला होना, लैटरल। लैटरल, अरे भैया जिसने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है भैया, इसे कहते हैं वेंट्रल। वेंट्रल जो ऐसा रहता है आपका पीछे का पार्ट, इसे कहते हैं डॉर्सल। डॉर्सल, और जो बाजू में रहता है इसे कहते हैं लैटरल। लैटरल, लैटरल। तो वायर लॉन्जिट्यूडनली तो बढ़ रहा है, लैटरली घट रहा है, हाँ के ना। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो देखो इसमें दिखाया गया, वायर लंबा हुआ तो पतला भी हो गया। अरे पहले वायर इतना छोटू था और मोटू था, छोटू था मोटू था, लंबा हुआ पतलू हो गया, लंबू हुआ पतलू हो गया, ठीक है। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लीनियर लीनियर बोल के जबरदस्ती बच्चों को कंफ्यूज कर रही है टेक्स्ट बुक। सो दिस इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सो लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. अरे कळलं का सगळ्यांना? कळतंय ना मी काय सांगतोय? मी जे काही सांगतोय तुम्हाला कळतंय की नाही? थोडाफार मराठी येते मला, तेवढं चांगलं बोलायला येत नाहीये. सो मराठी मुझे हल्की फुल्की आती है. ध्यान से देखिए अकल के पुतलो, ध्यान से देखो. सो पॉइजन्स रेशियो का सिंबल है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं. पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, इट इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. डायमीटर बदल रहा है ना बाबा, लंबाई बढ़ रही है तो डायमीटर घट रहा है. सो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, समझ गए? डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हो गया, दैट्स इट. पॉइजन्स रेशियो हो गया. भगा दो इसको, आगे बढ़ते हैं. सो पॉइजन्स रेशियो समझ में आ गया. अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोले मालूम है? शुरुआत में आपने स्ट्रेस बढ़ाया, तो स्ट्रेन भी बढ़ता है, इसलिए आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन मिल रही है. लेकिन कब तक? इस पॉइंट तक जितना स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन मिलेगा, जितना खींचोगे उतना खींचेगा. तो यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. और बंदा इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है. खींचना बंद कर दोगे नॉर्मल हो जाएगा, खींचना बंद कर दोगे नॉर्मल हो जाएगा. अब उसके बाद इस पॉइंट के बाद होता क्या है सुनिए. आपने जबरदस्ती और स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेन ज्यादा मिलता है, तभी ये ग्राफ ऐसा झुक गया, स्ट्रेन की तरफ झुक गया. अरे छोटा स्ट्रेस दोगे ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है. पहले स्टील का वायर खींचो बड़ी मुश्किल से, थोड़ा ताकत लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर खींचा, 20 न्यूटन लगाया 2 सेंटीमीटर खींचा, 30 न्यूटन लगाया 3 सेंटीमीटर खींचा. लेकिन आगे जाके जब आपने 50 न्यूटन लगाया या 40 न्यूटन लगाया तो अब 1 सेंटीमीटर नहीं 3-4 सेंटीमीटर खिंच जाता है. वायर हारने लगा है, थोड़ा हारा नहीं, हारने लगा है. तो ग्राफ झुक गया, स्ट्रेन एक्सिस की तरफ झुक गया. तो अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट के पार जा चुका है. तो ये नॉन प्रोपोर्शनैलिटी रीजन है. और इस पॉइंट के बाद वायर सचमुच में हार गया. बी पॉइंट के बाद, अरे ए पॉइंट तक तो वायर प्रोपोर्शनल लिमिट में था, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा था. हुक्स ने कहा था कि ग्राफ ऐसा आना चाहिए, आता है शुरू में. आगे की कहानी हुक ने नहीं बताया, वो कहानी ये है. यहां तक तो प्रोपोर्शनल है, यहां पे नॉन प्रोपोर्शनल है, और यहां पे वायर हार मान गया, इलास्टिक लिमिट खत्म हुई. यील्ड मतलब हार जाना.
गिव अप कर देना, अरे भैया भैया हम थक गए थक गए थक गए, तो वायर हार गया। जरा सा भी स्ट्रेस हो गया ना, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रेन आएगा, और अब ये स्ट्रेन गायब होने वाला नहीं है। वायर को खींचा आपने 101, 102, 103, 104, 105, तब तक तो ठीक था। तब तक वायर को अगर आप छोड़ देते, चुपचाप शराफत से उसमें से वजन हटा देते, वायर पे जो वजन लटकाते जा रहे हो उसे हटा देते, तो वायर वापस से 100 का हो जाता। लेकिन आपने हद पार कर दी, आप इलास्टिक लिमिट के बाहर चले गए। अब क्या होगा जानते हो? अब वजन हटाओगे भी ना, तो जो ये 105 से 106, 107, 108 हुआ है ना, गायब नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा है ना 105 के ऊपर, 105 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा है, एक्स्ट्रा, वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 3 सेंटीमीटर, बच जाता है, वो जाता नहीं है, वो रह जाता है। इसलिए कहते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट, इतना बच गया, एक्स्ट्रा रह गया। जो भी ऊपर आपने दिया ना, इस लिमिट पे जाने के बाद सब रह गया, सबका सब बच गया, उसे कहते हैं परमानेंट सेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे बच्चा लोग? आप लोग समझ पा रहे बच्चा मेरी बात है? आपने कुछ भी एक्स्ट्रा दिया ना, 100 से आप 105 तक गए, छोड़ दोगे 105 से 100 पे आ जाएगा। लेकिन आप अगर 108 गए तो वो 8 सेंटीमीटर जो भी एक्स्ट्रा था, 6 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा था, जो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था, वो वापस नहीं आएगा, रह जाएगा। उसे कहते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। और क्योंकि वो रह गया, ओरिजिनल शेप में नहीं आया, तो हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन शुरू हो चुका है। प्लास्टिक रीजन, क्योंकि प्लास्टिसिटी आ गई है। इलास्टिसिटी तो यहां तक थी, यहां से प्लास्टिसिटी आ गई है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप वजन ज्यादा बढ़ाओगे भी नहीं, हल्का फुल्का भी डालोगे तो अचानक में स्ट्रेस बहुत तेज बढ़ जाएगा और वायर ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर। इसके बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, डोंट वरी। बट फिलहाल अभी एग्जाम के हिसाब से प्लीज याद कर लीजिए, इस एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, ये क्या चीज है? सो लिसन वेरी केयरफुली। ऐसा देखा गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वायर पे अगर आपने वजन लटकाया, वायर पे वजन लटकाया, तो जब उस पे आपने डाला 1 किलो, तो वायर 100 से हो गया 101, 2 किलो 102, 3 किलो 103, ऐसा हो गया बराबर। लेकिन जब वजन निकाला तो वायर फिर ऐसे वापस नहीं आता है। 103 है ना, तो सीधा हो जाएगा 102.2, फिर सीधा हो जाएगा मतलब समथिंग एल्स, कुछ और हो जाएगा थोड़ा सा, 102.2 मान लो, फिर 101.4 मान लो, फिर सीधा 100 पे आ गया। आएगा वापस से लौट के, क्योंकि इलास्टिक है ना, प्लास्टिसिटी नहीं आई, आएगा वापस। अबे देखो, गया था किसी और रास्ते से, आया किसी और रास्ते से, लेकिन आएगा वापस वहीं पे, आएगा वापस वहीं पे। तो जाता है और आता है अलग अलग रास्तों से। तो ये जो बिहेवियर इसे कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस इसे कहते हैं। इंक्रीजिंग लोड, डिक्रीजिंग लोड, बढ़ाते वक्त घटाते वक्त अलग अलग ग्राफ आना, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। समझ में आया अकल के पुतलों? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके अच्छा, वैसे इसमें एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना भूल गया। मतलब क्या है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वो ये है कि जिस भी मटेरियल का, स्टील, लोखंड, आयरन, कॉपर, ब्रास, जो भी मटेरियल है ना, सबका ये थोड़ा सा अलग रहता है। थोड़ा सा अलग मतलब इसके नीचे का एरिया अलग रहता है। किसी का इतना सही रहता है तो एरिया अलग है, किसी का बहुत ज्यादा रहता है, किसी का बहुत ज्यादा रहता है तो एरिया ज्यादा। एरिया अंडर द कर्व, अरे ये जो एरिया है ना, कर्व का, ग्राफ का एरिया, वो मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं। तो जिसका ज्यादा एरिया रहेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और स्टील का ये बहुत ज्यादा है, स्टील का। इसलिए स्टील को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ जहां चाहिए होती है वहां पे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टील इज वेरी वेरी स्ट्रेंथी, मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथी करे कोई वर्ड नहीं है, सॉरी। सो स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एनीवे सो भैया अब लग रहा है अंग्रेजी की क्लास भी लेना पड़ेगी मुझे। चलिए फाइन, हो जाती मिस्टेक्स, है ना, हमारी मातृभाषा नहीं है ना, तो मिस्टेक्स हो जाती है। चलिए एनीवे, सो बेसिकली स्टील जो है, स्टील बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है ये वाला, ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी बातें की गई हैं बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूँ क्या बातें की गई। सो एक सेकंड में पहले देख लूं और कितना बचा है। ज्यादा तो बचा नहीं है वैसे, कम ही है, या राइट,
वेरी वेरी लेस, खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। सो ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए, प्लीज प्लीज बने रहिए, अब तक बने रहे ना तो अब तक थोड़ा और बने रहिए। चलिए बोर्ड पे ले चलता हूँ यार, ब्लैक बोर्ड हमको अच्छा। तो लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक वायर लिया, ठीक है, तो मैं एक वायर ले रहा हूं। सो एक वायर है, ठीक है, इस वायर पे मान लो, अच्छा बहुत ही थिन वायर बनाने वाले, मैंने बहुत ज्यादा मोटा बना दिया, बहुत ही पतला वायर चाहिए अपने को, पतला वायर। सो एक काम करता हूँ, थोड़ा पतला वायर बनाता हूँ, एकदम पतलू पतलू सा वायर। सो ये वायर है, ठीक है, एक वायर एकदम पतला पतला सा, और ये दीवार से लटक रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, मतलब ऊपर की जो दीवार है, घर की दीवार, छत, घर की छत से लटक रहा है। तो घर की सीलिंग या छत, सीलिंग कहते हैं ना छत को, तो सीलिंग से लटक रहा है। अब इसके ऊपर मैंने लटका दिया थोड़ा सा वजन, तो इसमें मैं थोड़ा सा वजन लटका रहा हूं, यहां पर एक पैन लगा दे रहा हूं, ठीक है, तो वजन लटका रहा हूं। तो पहले इसका जो हाइट था, मतलब इसकी जो लंबाई थी वो थी L, और वो कहां तक थी, वो लिसन वेरी केयरफुल, देखो कहां तक थी, मैं आपको दिखा देता हूं। सो लंबाई जो थी वो थी यहां तक, है ना, ये लंबाई थी बराबर, यहां तक थी ना लंबाई, अरे हाँ के ना अकल के पुतलो, तो यहां तक लंबाई थी बराबर। अब बेसिकली ये थोड़ा खिंच जाएगा ना, अब तो खिंच जाएगा ना ये वजन डालने से, अरे कुछ वजन डालोगे तो खिंचेगा ना भाई, लंबा होगा ना, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि खिंच के ये यहां तक पहुंच गया, इट हैज रीच्ड हियर, मैं साइड में बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो खिंच के ये यहां तक पहुंच गया, लेट्स से इतना नहीं खींचेगा, लेकिन मान लो यार, कम ऑन, डायग्राम बनाने की जगह भी तो होना चाहिए, तो बेसिकली इतना नहीं खींचेगा, बट मान लो कि खिंच गया, तो ये खिंच गया, ठीक है, अगर ये खिंच गया यहां तक तो होगा क्या, तो पहले इसकी जो लंबाई थी, पहले जो इसकी लंबाई थी वो थी L, अब जो लंबाई है वो है L डैश, अब जो लंबाई है वो है L डैश, ठीक है, तो ये कहां तक खिंच गया है, ध्यान से देखिए, तो ये यहां तक खिंच गया है ना, यहां तक खिंच गया। तो ये जो खिंचाव इसके अंदर आया है, जो खिंचाव इसके अंदर आया है, दैट इज हाउ मच, दैट इज दिस मच, इतना खिंचाव है ना। तो पहले लंबाई L थी, अब लंबाई L डैश है, तो इतना एक्सटेंशन है, इतना खिंच गया L कुछ और नहीं है यार, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना। तो पहले ये था 10 सेंटीमीटर का, अब हो गया 12 सेंटीमीटर का, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, हाँ क्या ना भाई, बहुत सिंपल है। तो वायर इतना था, इतना वजन डालते ही खिंच गया, इसमें वजन डाला, अरे वजन डाल दो यार, बना दो वजन, ये लो वजन बना दिए बस, तो पहले डालते ही खिंच कितना हो गया, ठीक है। सो इधर वजन नहीं डालते हैं, वजन डालने के बाद सीधा ये जो नीचे का यहाँ वजन दिखना चाहिए, वजन नहीं था तो इतना लंबा था, वजन डालते ही इतना लंबा हो गया, समझे। सो नाउ लिसन, अभी मुझे जानना है कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन, तो हाउ डू यू फाइंड वर्क डन। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना कि यहां से यहां तक खींचने में, यहां से यहां तक खींचने में, यहां तक खींचने में क्या फोर्स हमेशा सेम रहा, नहीं। लिसन, जब वायर को आप जरा सा खींचते हो ना तो फोर्स कम रहता है, वायर के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वायर को छोटा करना चाहता है, इलास्टिक फोर्स, तुम खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, तुम डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हो, लेकिन जब छोड़ोगे तो वायर छोटा होना चाहेगा ना, डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट बनेगा ना, कौन सा फोर्स बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, समझिए बाबा। अच्छा लिसन, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन उसका आंसर ढूंढा आप लोगों ने, स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इलास्टिक होने के लिए दो कंडीशन है, जो चीज अपने आप को खींचने ना दे, उसके अंदर बहुत बड़े रिस्टोरिंग फोर्स हो, वो है ज्यादा इलास्टिक, और अगर खींच जाए, गलती से खींच जाए तो छोड़ते ही वापस से उतनी ही हो जाए, तो वो भी है इलास्टिक। तो दो चीजें होना चाहिए, पहले तो खींचे ही नहीं, और खींच ली जाए तो फिर नॉर्मल भी हो जाए, तो वो चीज ज्यादा इलास्टिक है। तो इन दो पैमानों पर जो हमारी रबर है खरी नहीं उतरती है, स्टील खरा उतरता है। स्टील पहले तो खींचता नहीं, और खींच लिया छोड़ते ही पूरा एग्जैक्टली ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, तो स्टील बिल्कुल सही जवाब है। रबर ऐसी नहीं, रबर को तो क्या हल्का सा खींचो तो भी बहुत खींची जाती है। ऐसी चीजों को भाई इलास्टिक बोलने के बजाय इलास्टोमर कहते हैं रबर को। अबे जरा सा भी फोर्स लगाओ, कोई 2 साल का बच्चा भी फोर्स लगाएगा तो खींच जाएगा पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है, तो उसे कहते हैं इलास्टोमर। एनीवे, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। एनीवे, यहाँ पे वापस आ जाइए, तो वायर को जरा सा खींचा तो जरा सा फोर्स है, ज्यादा खींचा
तो ज्यादा फोर्स है। अरे स्प्रिंग की तरह समझो ना, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को थोड़ा खींचोगे तो कम फोर्स है, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा फोर्स है, और ज्यादा खींचोगे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कि उसके अंदर उतना बड़ा फोर्स आ गया है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स हमेशा सेम नहीं है। तो फोर्स यहां से यहां जाने में फोर्स हर पल बदल रहा है। तो हम बीच में कहीं पे पहुंचते हैं। लिसन लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग है ना यहां से यहां पहुंचने तक जो डिस्टेंस है ना उसे कहते हैं एक्स। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। यहां से यहां तक पहुंचने में जो बेसिकली डिस्टेंस एक्स पहुंचने में जो फोर्स डेवलप हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो है एफ। तो वर्क डन हुआ है एफ इंटू, एक सेकंड ना, सुनिए, फोर्स डेवलप कितना हुआ, एफ हुआ है। अब मैं थोड़ा इसे और खींचूंगा, जरा से इसे और खींचूंगा वायर को। अरे वायर को पूरा यहां से यहां खींचना है, लेकिन पहले बेबी स्टेप्स लो ना, धीरे धीरे खींचो ना भाई। तो पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचेंगे। ठीक है, तो पहले जरा सा खींचा तो एक्स डिस्टेंस खींचा, अब जरा सा और खींचो। एक्स खींचने पर एफ फोर्स आ गया, एक्स खींचने पर एफ फोर्स आ गया, थोड़ा सा और खींचो इस फोर्स के खिलाफ। तो ये dx खींचो, dx कितना खींचो, dx, अरे छोटा सा खींचो, जरा सा खींचो, तो वर्क डन हो जाएगा f इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा, f इंटू डी एक्स। अरे जो भी फोर्स है उसके खिलाफ डिस्प्लेसमेंट किया ना भाई, तो उसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा ना। यहां पे खींचते ही इतना, अरे बाबा मैं यहां क्यों नहीं निकाल रहा हूं, यहां क्यों नहीं निकाल रहा हूं, यहां से dx क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर रखने में कोई फोर्स ही नहीं है। यहां पे तो वो नॉर्मल है ना वायर, जीरो फोर्स है। यहां खींचा तो फोर्स एफ आया है, तो एक्स डिस्टेंस जाने पर एफ आया है। समझे बच्चा, एक्स डिस्टेंस गए तो एफ आया। अब उस फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो dx डिस्टेंस चले, वर्क डन हुआ एफ डी एक्स। समझ गए, समझ गए बेटा। तो वर्क डन इज एफ डी एक्स। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये जो फोर्स है कैसे निकालेंगे, खींच रहे हो ना तुम। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस कितना है, फोर्स अपॉन एरिया इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब हमने यहां तक खींच के लाया यहां तक, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है, एक्स है, कितना है एक्स, ओरिजिनल लेंथ कितना एल है, तो हो गया यंग्स मॉडुलस। अच्छा, उस टाइम पे जो फोर्स डेवलप हुआ वो कैपिटल एफ नहीं है बल्कि स्मॉल एफ है, जो मैंने बनाया था ना। अरे यहां बनाया ना, ये देखो यहां बनाया, तो ये फोर्स है। अरे समझे, तो एफ अपॉन ए एक्स अपॉन एल। सो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एफ एल बाई ए एक्स। देखो ध्यान से, एफ ये एल ऊपर गया, ए नीचे आ गया, तो ए एक्स, एफ एल अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये हो गया। सो एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल्स टू, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू बन जाएगा वाई ए एक्स बाई एल। ठीक है, ये लेके हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, एफ की जगह पे आ जाएगा वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। देखो ध्यान से, इंटू डी एक्स। सो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। सो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स वाई ए एक्स बाई एल डी एक्स। सो सब कुछ जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो। सो वाई कांस्टेंट है, अरे हाँ के ना, वाई कांस्टेंट है बाहर निकालो, ए कांस्टेंट है बाहर निकालो, एल कांस्टेंट है बाहर निकालो, निकाल दिया बच्चा लोग। और यहां पे रह जाएगा एक्स डी एक्स। और ये एक्स हमें कहां से कहां तक ले जाना है, एक्स बेटा कहां से कहां तक ले जाना है, अरे कितना खींचना है, अरे एक्स जीरो से शुरू करके एल तक ले जाना है, एल तक दिख रहा है भाई एल, तो जीरो से एल। एक्स है जीरो से एल, एक्स की वैल्यू जीरो से एल बदलेगी, तो एक्स की लिमिट्स डाल दो, तो लिमिट्स डाल दो जीरो से एल। तो W इज इक्वल्स टू वाई ए बाई एल, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स हैं जीरो से एल। ठीक है बच्चा लोग, हाँ के ना। तो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू वाई ए एल स्क्वायर बाई 2, है ना बच्चा लोग, हाँ के ना, वाई ए एल स्क्वायर बाई 2। अरे क्यों, कैसे आए, अरे पहले हायर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डाल के कोई फायदा है, जीरो ही है ना, जीरो ही है, भगा दो उसको। तो वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। सो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट बच्चा? सो ये आ गया वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। अब इसको ध्यान से देखिए, W इक्वल्स टू वाई ए एल, वाई ए एल बाई एल, और एक और L। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, अरे फोर्स का फॉर्मूला है मेरे भाई। अरे जब आप वायर को यहां से यहां तक खींच के लंबा कर दोगे, आप वायर को यहां से खींच के यहां तक लंबा कर दोगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फिर फोर्स F नहीं रहेगा, स्मॉल F नहीं रहेगा, कैपिटल F हो जाएगा। अरे नेट फोर्स हो जाएगा ना, यहां से आप बड़ा फोर्स हो जाएगा, बड़ा फोर्स, ये था छोटा फोर्स, ये हो गया बड़ा फोर्स। सो बड़ा फोर्स आ जाएगा। सो दिस विल बी, अरे देखो ना छोटा फोर्स जब था तो देखो कितना था, देखो
छोटा फोर्स वाई ए एक्स बाई एल, बड़ा फोर्स कितना है वाई ए एल बाई एल, बड़ा फोर्स कितना है वाई ए एल बाई एल। समझे बच्चा लोग, समझे ना? तो ये हो गया बड़ा फोर्स, ठीक है। गॉड डैम इट, व्हाट्स हैपनिंग, किधर गया, कुछ रह गया क्या? हाँ अब ठीक है। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आप यहां पर लिख देंगे फोर्स, तो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू एल। अरे 2 किधर गया भाई मेरा? ओह सॉरी 2 तो लिखना ही भूल गया, 2 नीचे है ना, सो 2 लिख देंगे जरा ध्यान से। तो दिस इज हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ, तो हाफ इंटू लोड, फोर्स को क्या बोलते हैं लोड, इंटू एक्सटेंशन। समझ पाए मेरे बच्चे, समझ पाए बच्चा लोग? हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो अपन वर्क करते हैं ना, ये जो अपन वर्क करते हैं, ये स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच? U इक्वल्स टू हाफ इंटू F इंटू L। समझ गए? अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कभी कभार सवाल पूछा जाता है। तो हाफ इंटू F इंटू L बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है, वॉल्यूम कितना होता है? अरे वायर क्या है, एक सिलेंडर है ना, वायर क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। तो बेसिकली वायर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। सो एरिया इंटू लेंथ। समझ गया बच्चा लोग? समझे कि नहीं समझे? सो इट्स डैम इजी। सो हाफ इंटू, देखो क्या हो गया, देखो वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना, हाफ इंटू एफ इंटू एल है और ये ए इंटू एल है। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा ये एल कहां से है? ये एल आएगा, कैपिटल एल आएगा, सॉरी इसकी लंबाई एल थोड़ी ना है। अरे वायर की लंबाई तो कैपिटल एल है ना, वो मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, कैपिटल एल वायर की लंबाई। सो अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? स्ट्रेस है, और ये क्या है? स्ट्रेन है। तो U बाई V, स्मॉल u भी लिखते हैं इसको, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, हाँ बेटा ऐसा बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। सो ये हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे समझ में आ रहा है मेरे बच्चे लोग? समझ में आ रहा है बेटा? अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अपन क्या कर सकते हैं, सुनो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अरे स्ट्रेस की जगह क्या आ गया? y इंटू स्ट्रेन, और पहले से स्ट्रेन था, y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। या फिर लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y, ये भी लिख सकते हैं। स्ट्रेन के बदले, अरे भैया स्ट्रेन इधर ले आओ, y इधर ले जाओ, स्ट्रेन इधर ले आओ, y इधर ले जाओ, स्ट्रेस अपॉन y। सो स्ट्रेस पहले से था और ये स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। समझ गए? तो ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी डेंसिटी के, ध्यान से याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, ठीक है। सो इट्स डैम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेन एनर्जी समझ में आ गया। बस यहाँ पे जाके हमारा जो है इलास्टिसिटी वाला पूरा जो पार्ट है ना, वो खत्म हो चुका है, इलास्टिसिटी वाला। अब आ जाएगा खाली फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल है। फ्रिक्शन में कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस खाली आप लोग पहले ये इस चीज़ का 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पार्ट ये, ठीक है, यहाँ से लेके इस लाइन तक, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट थोड़ा एडिट कर लो ना यहाँ तक, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, इस पार्ट का जो नीचे है, उस लाइन के नीचे, ठीक है, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बराबर हुआ, लिया स्क्रीनशॉट, गुड गुड। चलिए अब फाइनल पार्ट पे आते हैं, फ्रिक्शन वाले पे, ठीक है। ये सब तो पूरा खत्म हो गया था, वही सब लिखा हुआ जो मैंने लिखा था, छोटा फोर्स y इक्वल्स टू ax बाई एल, बड़ा फोर्स y a l बाई एल, सब चीजें वही लिखी हुई है। सो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए तो वही सब लिखा हुआ है, देखो जो मैंने लिखवाया आपको, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। तो फ्रिक्शन में तो आपको मालूम ही है कि अगर एक टायर एक जमीन पर रगड़ता है, टायर जमीन पर रगड़ता है तो फ्रिक्शन होता है। क्यों फ्रिक्शन होता है? क्योंकि जमीन खुरदुरी है, टायर खुरदुरा है, खडबडी आहे, टायर आणि जे धरती आहे ते खडबडी आहे, ठीक है। खडबडी म्हणजे रफ। समझ पा रहे हैं ना बेटा सभी लोग? जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग भी आई होप समझ पा रहे होंगे। खुरदुरा है भैया। तो होता क्या है कि इसका जो खुरदरापन है, इसकी जो रफनेस है, ये इसकी रफनेस में फंस जाती है और फ्रिक्शन होता है। तो इसको कहते हैं बेसिकली फ्रिक्शन का ओरिजिन। फ्रिक्शन इस वजह से ओरिजिनेट होता है।
अच्छा ये तो थोड़ी पुरानी थ्योरी हो गई, थोड़ी नई थ्योरी क्या है? नई थ्योरी ये बोलती है कि इसमें है ना सब मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है ना ये आपस में ना बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड, इधर इसका मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूल ऐसे चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। चिपकना, दो चीजें चिपकना क्या कहलाती है? वेल्डिंग। लेकिन आप क्या इसको गर्म कर रहे हो क्या? नहीं ना, अपने आप हो रही है। तो ठंडे टेम्परेचर पे अगर कोई चीज चिपक रही है तो कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, इसको कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये लिखने में काम आएगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में जो आप लोग ठोकते हो चीजें तो वहां पे ये थोड़ा सा काम आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन ऐसे पैदा होता है, ये याद रखना। अब फ्रिक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं, तो एक होता है स्टैटिक, मतलब रुके हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक, और एक चलते हुए टाइम पे फ्रिक्शन है वो। सुनो, एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें रखी हुई है। एक टेबल है, लाइब्रेरी की किताबें इस पर बहुत सारी रखी हुई है। उस टेबल को मैं धक्का मार रहा हूं, नहीं चल रही, और धक्का मारा जोर से, नहीं चल रही, और जोर से धक्का मारा, चल गई, आगे चले गए आप। अरे हाँ क्या ना, फिर चल गई ना एकदम। पहले तो नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही, फिर चल गई अचानक में। तो जब रुकी हुई थी तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। तो चीजें अगर चलने लगे तो चलाते हुए रखना आसान है, चलाना बड़ा मुश्किल है। रुकी है तो चलाना मुश्किल है, लेकिन चल गई तो चलाते रखना मुश्किल है, सॉरी चलाते रखना आसान है। एक सेकंड, वापस, कम ऑन, यू कैन डू इट। चीजें जब रुकी हैं तो चलाना मुश्किल, और एक बार चल गई तो चलाते रखना आसान, चलाते रखना आसान। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, रुके हुए टाइम पे फ्रिक्शन बड़ा होता है, चलते हुए टाइम पे फ्रिक्शन कम होता है। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन, चलते टाइम पे फ्रिक्शन छोटा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और चलने में भी दो तरीके के फ्रिक्शन है, चलने में भी दो तरीके के फ्रिक्शन है। एक तो किसी चीज को धक्का मार के घसीट के ले जाना, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और किसी चीज को ऐसा रोल करते हुए ले जाना, जैसे कार्ट पर बैलगाड़ी पर रख के ले जाना, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है, इसलिए तो पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिया क्यों बनाया गया? इसीलिए। सो काइनेटिक में दो होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा फ्रिक्शन है स्टैटिक, उससे छोटा फ्रिक्शन है स्लाइडिंग, और उससे छोटा फ्रिक्शन है उससे छोटा फ्रिक्शन है रोलिंग। सो ये स्टैटिक है और ये दोनों काइनेटिक है, काइनेटिक। सो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा, फिर स्लाइडिंग उससे छोटा, रोलिंग उससे छोटा, इसलिए पहिए बनाए गए दुनिया में। ठीक है, समझ में आया बच्चा? चलिए, तो फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। अब सुनो, ये इनके कुछ लॉज हैं, वो लॉज मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, इनके जो लॉज हैं मैं आपको लॉज दिखा रहा हूँ, लुक वेरी केयरफुली। तो काइनेटिक और स्टैटिक का 1 मिनट में याद हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर। इधर देखो, बहुत ही फटाक से। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक सेकंड ना, थोड़ा अच्छे से बड़ा कर देता हूं उसको, बराबर नहीं है। हाँ अब अच्छा लगेगा। स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है गाड़ी के वजन पे, काइनेटिक फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है गाड़ी के वजन पे। एन ही वजन है अपना वजन, गाड़ी हो या कोई भी अपन हो, वो वजन एन कहलाता है। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही अपना वजन है, ठीक है। तो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। सो एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। अरे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, हाँ क्या ना बच्चा लोग? तो कांस्टेंट आएगा, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पर म्यू के एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको याद है, वो लिख लेना। यहां पर इक्वल टू का साइन आता है, लेकिन यहां पे याद रखना, एग्जाम में ट्रिक याद रखना, यहां पे कभी नहीं आता इक्वल टू का साइन, बल्कि आता था लेस देन और इक्वल टू। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, अपने हिसाब से बदलता है। तुमने टेबल को 1 न्यूटन दिया तो वो भी 1 न्यूटन तुमको रिटर्न देगा, तभी टेबल रुकी हुई है। तुमने 2 न्यूटन दिया, वो भी तुमको 2 न्यूटन देगा, तभी टेबल रुकी हुई है। तुमने 5 न्यूटन दिया, अब वो 5 न्यूटन नहीं दे पाया तो टेबल चलने लगी। तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हर बार मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहा है क्या वो? मान लो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो हर बार 4 न्यूटन पे काम कर रहा है? नहीं, तुम जब उसको 1 न्यूटन दे रहे हो, आधा न्यूटन दे रहे हो, तो वो भी आधा न्यूटन दे रहा है। अरे तुमसे ज्यादा दे नहीं सकता वो, अगर तुमसे ज्यादा देगा तो टेबल उल्टा चलेगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तुमने 1 दिया, वो 1 देगा, तुम 2 दोगे, वो 2 देगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस एन से या तो कम रहेगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल रहेगी। तो 1 2 3 4 न्यूटन तक टेबल नहीं चलेगी। 4 न्यूटन के पार अगर कोई भी फोर्स दे देगा तो टेबल चल जाएगी। समझे अकल के पुतलो?
मेरे बच्चों समझ गए? तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार चल गया तो चल गया। पहला लॉ यही हो गया, लॉज ऑफ स्टैटिक एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, के स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी का वेट। अरे हाँ क्या ना, वेट ऑफ द बॉडी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी। सीधा सीधा बोल दो, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। और यहां पे क्योंकि ये बेसिकली ऐसा इनइक्वालिटी आती है, लिमिट आती है, लिमिट हद आती है, तो इसलिए हम इसको कभी कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एनीवे पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही था कि ज्यादा बड़ा एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन, ऐसा लोग सोचते थे, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ऐसा नहीं है। ज्यादा बड़ा फोर्स तो ज्यादा बड़ा एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन, गलत है, गलत है, गलत है। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे भी वो लॉ आएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। दिस डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में। अरे भैया ग्लास से ग्लास टच है, कांच से कांच टच है, वुड से वुड, लकड़ी से लकड़ी टच है, कि सीमेंट से टायर टच है, तीनों केस में फ्रिक्शन अलग होगा। तो यहां पे भी ये डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों में लिखेंगे आप। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और है कि डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे जो मैंने मैथमेटिकली लिखा तुम अंग्रेजी में लिखना भाई, तुम लोग ऐसा मत बना देना, ऐसे कट करके कर दो। तुम अगर ऐसे कट करके कर दोगे तो मैथ्स में टीचर जो है मार्क्स कट कर देगा। ऐसा मत करना, मैथ्स में मत लिखना, अंग्रेजी में लिखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हो गए 4 पॉइंट्स, खत्म हो गया चैप्टर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की 11th की और एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए प्लीज उनके साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ हम स्लो जाएं, कहाँ हम फास्ट जाएं, क्या इंप्रूवमेंट्स लाएं और आपके लिए आगे और क्या लेके आए, कौन से चैप्टर्स पहले लेके आए। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, एक मिनट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स हम पे बनी रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।